हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें आगे टॉपिक कराने जा रहा हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी tends to decrease as more and more standard units of commodity are consumed at a point of time। तो साइकोलॉजिकली ये प्रूव्ड चीज़ है कि जब किसी चीज़ की को हम लगातार कंज्यूम करते जाते हैं, उसके एक स्टैंडर्ड यूनिट को, तो उससे मिलने वाली जो हमारी उपयोगिता है, डिज़ायर है उस चीज़ को हासिल करने की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सो इन ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम्ड, कि मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो कमोडिटी के कंज्यूम किए जाएं, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे वो डिक्लाइन होती जाती है। ठीक है जी, वो कम होती जाती है। इंडीड इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और ये नेचुरल है हर तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज के। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है जी, कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट को लगातार यूज़ करते जाते हैं या कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो जाती है। तो दूसरा है बेसिक एजम्पशंस, 2 बेसिक एजम्पशंस। सो पहला है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। ठीक है जी, हर बार एक स्टैंडर्ड कप, वो जो है छोटे साइज़ का कप जिसमें हम चाय पीते हैं, हर बार वही कंजम्पशन को मेजर करने का पैमाना होगा। दूसरा, कंजम्पशन इज ऑफ द कमोडिटी इज़ कॉन्टीन्यूस, ये लगातार चलती रहती है, कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, गैप्स नहीं होना चाहिए उसमें ज़्यादा। नॉट दैट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप नहीं होना चाहिए कि अगर पहले और दूसरे कप में 5 मिनट का गैप है तो हर बार 5 मिनट का गैप होना चाहिए। यदि एक चपाती आज आप अभी खा रहे हो तो दूसरी 5 मिनट बाद, तीसरी फिर 5 मिनट बाद, चौथी फिर 5 मिनट, कॉन्टीन्यूसली होना चाहिए उसमें। ठीक है जी, उसमें ज़्यादा वाइडर गैप नहीं होना चाहिए, फिर आपको उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो गैप नहीं होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ठीक है जी, लगातार कंज्यूम करते रहना है आपको। ओके, कोई गैप नहीं होना चाहिए उसमें। दैट नॉट दैट 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम नाउ एंड अदर इज टुमारो, कि एक आज कर ली, दूसरी चपाती कल खा रहे हो, फिर तीसरी परसों खा रहे हो, उसके ऐसे तो फिर आपको भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो लगातार कंजम्पशन का मतलब है कि गैप नहीं होना चाहिए उसमें कंजम्पशन करते वक्त। तो अब हम बात करेंगे बेसिक लिमिटेशन क्या है यूटिलिटी एनालिसिस की। बेटा, द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस रिलेट्स टू द बेसिक assumption ऑफ दिस एनालिसिस दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स, कि जो बेसिक इसकी एजम्पशन है वही इसकी लिमिटेशन है कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर्स में मेजर की जा सकती है। implying that utility can be measured in units like 1 to 3, is it really possible? क्या वाकई ऐसा होता है? Perhaps never. Satisfaction at best can be ranked at high or low. Satisfaction को जहाँ हम high या low में measure कर सकते हैं, और it can be compared when 2 goods are simultaneously consumed, और ये हम compare भी कर सकते हैं जब हम simultaneously 2 goods को consume करते हैं। It is hard to measure it in figures, ये figures में measure नहीं की जा सकती। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या कह रहा है वो? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income, वो अपनी given income में से maximum satisfaction हासिल करता है, and he has no tendency to make any change in his existing expenditure, और वो उसमें कोई टेंडेंसी नहीं है कि अपने existing expenditure को वो चेंज करना चाहे। In other words, a consumer is in equilibrium when he regards his actual behavior as the best possible under the circumstances and feel no necessity to change his behavior, और वो कोई उसको ज़रूरत नहीं लग रही कि अपने कंजम्पशन पैटर्न में चेंज करे या अपने एक्सपेंडिचर में चेंज करे। ठीक है जी, एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसिस रिमेन अनचेंज, जब तक कि उसके सर्कमस्टांसिस उसको चेंज होने में मजबूर ना करें। तो अब हम आगे बात करेंगे एजम्पशंस रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो पहला है
Rational consumer. So consumer is assumed to be a rational. A rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction out of his given income. दूसरा, cardinal utility. So utility of every commodity can be measured in terms of cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4 etc. ये दूसरी assumption है. पहले कि consumer rational होना चाहिए, वो अपनी maximum satisfaction की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए. दूसरा, cardinal utility में measure करनी है हमें वो, ठीक है जी, utility. और तीसरा, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए यूटिलिटी. इट इज एज्यूम्ड दैट द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम अ कमोडिटी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी कमोडिटी अलोन. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स. कि किसी एक कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए. कि मैं पराठा खाऊंगा तो मुझे बटर से कितनी यूटिलिटी मिलेगी, और बटर की यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमें पराठे का इस्तेमाल की यूटिलिटी को भी देखना पड़ेगा. मतलब तो ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. तो it is assumed that money measures in the utility marginal utility of a commodity. कि जो मनी है वो मेजर करेगी कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी एक कमोडिटी की. ये हम एजम्पशन पे चलते हैं. एज सच इट इज ओन मार्जिनल यूटिलिटी, इट्स ओन मार्जिनल यूटिलिटी शुड रिमेन कांस्टेंट. कि मनी की अपनी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, सो एज टू सर्व एज एन आइडल मेजर, एक आइडल मेजर के लिए. उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. दिस इज डिस्कस विद द रेफरेंस टू टू डिफरेंट सिचुएशन. पहला क्या है, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, जब वो सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. व्हेन टू और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड, जब दो से ज़्यादा कमोडिटीज कंज्यूम हो रही हैं. ये दो केसेस आएंगे, ये हम आगे डिस्कस करते हैं. एंड टू अंडरस्टैंड दीज केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो इन दोनों केसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. उसके बाद क्या है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द वर्थ ऑफ रूपी टू अ कंज्यूमर. कि किसी एक व्यक्ति को मनी की वैल्यू कितनी है. सो नाउ व्हाट इज द वर्थ ऑफ रूपी. A consumer defined it is in term of utility that he derives from the standard basket of unit goods that he can buy with a rupee. कि वो इस तरीके से उसकी यूटिलिटी को मेजर करेगा मनी की, जितना कि उसको एक रुपये में किसी एक स्टैंडर्ड बास्केट में से उसको गुड्स मिले. फॉर एग्जाम्पल, अ रूपी कैन बाय हिम 100 ग्राम ऑफ शुगर, 50 ग्राम्स ऑफ राइस एंड 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट. And if total utility from these goods is say 4 utils to the consumer, then 4 is to be taken as the marginal utility of money. This becomes his standard reference whenever he is buying any commodity. ये उसका एक standard reference रहेगा जब भी वो किसी commodity को buy करेगा. Buying a unit of commodity X for a rupee would mean consumer expect 4 units of utility from the consumption of the commodity X. Thus, MUM becomes a measuring rod for a rupee worth of satisfaction. तो MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी बिकम एक मेजरिंग रॉड, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा रूपी की वर्थ को मेजर करने का, कि उसको एक पर्टिकुलर रूपी खर्च करने पे कितना वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है. तो इसमें अगला है कि इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इट इज़ एज्यूम्ड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट, सिंपली बिकॉज इट इज़ मेजरिंग रॉड फॉर अ रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है जी. तो इसी के साथ स्टूडेंट ये टॉपिक कंप्लीट होता है. आई गेस कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. मैं आपको ये जो बताए थे कि ये दो केसेस, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड एंड व्हेन 2 और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड, ये हम अगली वीडियो में करेंगे. तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ और ये टॉपिक भी कवर हो गया. ठीक है जी. बाकी चैप्टर का पोर्शन अगली वीडियो में करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके जी, डन.